नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। सुनीता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। तुम तो अपनी बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो। ना बच्चों की चिंता, ना ही मेरी। मुझे तो ये लगता है तुम इस घर की सौतेली बेटी हो। ना तो तुम्हें कुछ शादी में दिया। हमारे समय तो ये लोग भिखारी बन गए थे। अब कैसे गायत्री को मोटरसाइकिल देंगे? तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या घर का काम कर लो। मैं कल से देख रहा हूँ, रात को तुम्हारा छोटा भाई कमल तुम्हारी छोटी बहन सावित्री के पति विनय को बुलाकर बाहर ले गया। उसके हंसने और बोलने की आवाज़ भी काफ़ी रात तक आती रही थी। मैं देख रहा हूँ, अब भी इस घर के असली दामाद इस विनय के लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं साथ में बैठा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। राजेश शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्लाए जा रहा था और सुनीता कुछ कर नहीं पा रही थी। राम प्रसाद जी की 3 बेटियाँ थीं। सबसे बड़ी सुनीता, सावित्री और गायत्री। उनका एक पुत्र भी था जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता था। राम प्रसाद जी समीप की कंपनी में सुपरवाइजर का काम करते थे। अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे और कल गायत्री की शादी थी। राजेश ने अपनी शादी के समय तो कुछ भी मांग नहीं की थी, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा सुनीता के घर से कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रखता ही था। जब भी वो ससुराल आता, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो बिना लड़े घर से गया हो। सुनीता के कारण सब चुप ही रहते थे, लेकिन अब तो और भी सारे लोग घर में इकट्ठा हुए थे। राजेश के इस व्यवहार के कारण सुनीता बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब से राजेश को यह पता चला कि ससुर जी गायत्री को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तब से तो उसका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ भी बोलने का मौका वो हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इसके विपरीत विनय अपने ससुर जी को पिता के समान ही सम्मान देता था। इसी कारण घर में उसकी जगह एक बेटे के समान ही थी। राम प्रसाद जी बिना उसकी सलाह के कोई भी काम नहीं करते थे। विनय रसोई में भी काम करने में कोई शर्म नहीं समझता था। जहां राजेश सवेरे से उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, वहीं विनय सवेरे से घर के कामों में भी हाथ बटा रहा था। अभी उसने रसोई में थोड़ा सर दर्द होने के कारण सावित्री को चाय बनाने के लिए कहा और बाहर आकर बैठ गया था। सावित्री ने किसी के हाथ से उसके लिए चाय भिजवाई तो सावित्री को ये नहीं पता था कि बड़े जीजा जी भी बाहर ही बैठे हैं। ससुर जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और तमाशा बनाते हुए देखने पर विनय ने राजेश को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा। साथ में उसने अपनी चाय राजेश को ही पकड़ानी चाहिए और मजाक के लहजे में बोला, आप बैठो भाई साहब, आपके लिए मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लाता हूँ। इसके विपरीत राजेश ने उसे भी अपशब्द बोलने शुरू किए। साथ ही उसे कहा, तू तो बेवकूफ़ है। तू ही नौकर के जैसे इस घर में काम कर सकता है। इस परिवार का दामाद ना तो तू है और ना ही मैं। तुझे कौन सा कुछ दिया है इन्होंने? देख, अपनी गायत्री को तो यह मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को अपनी इज्जत खुद करवानी आनी चाहिए। तुझे मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझे ही रोकना चाहिए। विनय ने तभी बड़े प्यार से राजेश को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब। मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मैं तो इस घर का बेटा हूँ, घर का दामाद। आप खुश रहें, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ। कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे, तो कारण यह था कि मुझे नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। आप तो ऐसा करते नहीं, इसलिए किसी ने आपको बुलाया नहीं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आप चुप नहीं होंगे, इसलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी। आपने क्या उसकी कदर की? ये जो आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं, ये अपनी छोटी बहन गायत्री को मैं भेंट दे रहा हूँ। और दामाद जी, आप इस घर से क्या इच्छा रखते हैं, मुझे बतला दीजिए। हो सका तो कोशिश करूँगा कि आपके मान सम्मान में कभी कहीं कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। ये शादी का घर है और मैं सिर्फ अपनी बड़ी सुनीता दीदी का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का मैं दोनों का ही काम संभाल सकता हूँ। तब तक सुनीता और सारे लोग बाहर आ चुके थे।
तो दोस्तों, शायद राजेश को कुछ समझ ही आ गया होगा, क्योंकि उसके बाद गायत्री की शादी होकर विदा होने तक राजेश ने एक बार भी लड़ाई नहीं की और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है जमाना। नेहा, तेरा भाई आया है, बाहर कमरे में मैंने बैठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज़ मत लगाना। मुँह बनाते हुए शालिनी जी अपने कमरे में चली गईं। अच्छा, भैया आ गए। नेहा तो सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया था कि वो बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे, तो मिलने आएंगे। नेहा ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वो दौड़कर कमरे में चली गई। नेहा को देखकर विजय बहुत खुश हुआ, उसके हाल चाल लिए। फिर नेहा ने खाना लगा दिया। तभी विजय बोला, जीजा जी आते तो हम साथ में खा लेते। विजय भैया, वो तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है, आप खा लीजिए। मैं उनसे आपकी बात फ़ोन पर करा दूंगी। विजय ने जब खाना खाया और वो जाने लगा, तब तक भी नेहा की सास कमरे से बाहर नहीं आई। नेहा समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो वो खातिरदारी में ही व्यस्त रहती। शालिनी जी शाम की दिया बाती के लिए कमरे से निकली। तब विजय रवाना हो ही रहा था। मम्मी जी, इस बार तो जीजा जी से मिलना नहीं हुआ, अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। विजय जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे क्या? इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती है? शालिनी जी के मुंह से ये सुनकर विजय हक्का बक्का रह गया। वहीं नेहा को भी बहुत ही बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, मम्मी जी, पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ, आजकल ज़माना बदल गया है। ये पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतजार करना होता था। आजकल ज़माना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ। वो ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीची करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है। अब तो सब बराबर हैं। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूंगी। आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह सुनकर शालिनी जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवाएगी। तुझे अपनी सास की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। ये तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सराखों पर बैठाते हैं। आपके मायके से कोई आए तो खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात ये भी मत भूलिए, ये घर सिर्फ मोहित की कमाई से नहीं चलता है, मैं भी बराबर कमाती हूँ। ये बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आ जाए तो वो बोझ क्यों लगता है? अपनी बहू की बात सुनकर शालिनी जी शर्मिंदा हो गईं। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहकर अपने कमरे में चली गईं। विजय ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वो फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया, आप ज़रूर आएंगे। ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना भी घर है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दकियानूसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी।
पर उन्होंने ये भी तो कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते नेहा की आंखें भर आईं। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने ज़रूर आऊँगा, तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊँगा। ये सुनकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।